अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे इज 21 ऑफ जनवरी। 21 ऑफ जनवरी के ऊपर हम करने जा रहे हैं द टाइप ऑफ रैम, दैट इज एस रैम विच इज स्टेटिक एंड द डी रैम विच इज डायनामिक। ये रैम की टाइप्स हैं। ठीक है। आप लोगों ने अमूमन वो लेते हुए पीसी खरीदते हुए आपने एक टर्म सुनी होगी, डी डी आर। ठीक है, DDR1, DDR2, DDR3। ये जो गेम खेलने वाले बच्चे हैं इनका बड़ा दिमाग इसके ऊपर रहता है ना कि यार हमारी जो रैम होनी चाहिए वो बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, है ना। DDR5, ये सब चीजें। तो ये है स्टेटिक रैम। स्टेटिक के लफ्ज से जाहिर हो रहा है स्टेटिक किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। हम करते हैं ना, स्टेटिक का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। एस रैम जो है तुम्हारी वो है स्टेटिक रैम, STATIC, स्टेटिक रैम। और डी रैम इज फॉर डायनामिक। हम स्टेटिक का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उस चीज के लिए यार जो अपनी जगह हिलती नहीं है, अपनी जगह ही रहती है। एंड डायनामिक हम उस चीज का इस्तेमाल करते हैं जो चेंज करती है। तो यहाँ पर आपको यही पॉइंट रखना है। देखो यहाँ पर मैं कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसको मैं बहुत शॉर्ट पढ़ाऊंगा, प्रिसाइज इसलिए पढ़ाऊंगा कि जितना सिलेबस में आना है, जितना पेपर में आना है उतना ही करो, उसकी डीप डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जैसे एसरैम और डीरैम की अगर बात करता है तो हम उसके अंदर उतना ही देखेंगे कि उसके 3 या 4 पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए, उससे ज्यादा हमें नहीं उसके अंदर जाना है। ये दोनों टाइप्स ऑफ रैम है। ठीक है, ये दोनों टाइप्स ऑफ रैम है। जो तुम्हारे पीसी में अमूमन इस्तेमाल होती है वो डी रैम है। मतलब जो तुम्हारे पीसी में ज्यादा कॉमन इस्तेमाल होती है वो डी रैम होती है। तो स्टेटिक रैम का काम क्या होता है, डी रैम का, सॉरी, पहले डी रैम की अगर हम बात करें, मैं तुम्हें तस्वीर दिखाता हूँ कि ये होती कैसी है। यहाँ देख सकते हो आप कि ये आपके पास दो तरह की रैम बता रहा है। अमूमन अगर आप देखोगे आप बोलोगे सर ये जो मुझे नजर आ रही है स्टेटिक रैम, ये तो रोम की तरह ही दिख रही है, ऐसा है। जैसे मैंने आपको रोम दिखाई थी लेकिन रोम थोड़ी सी डिफरेंट थी। अच्छा, पहले तो ये देख लो, जो राइट साइड पे तुम्हें नजर आ रही है वो तो डी रैम है। जो अमूमन तुम कभी अपनी लैपटॉप या अपने पीसी की हार्ड डिस्क निकालते होगे तो वो तुम्हें जो राइट साइड पे नजर आ रही है डायनामिक रैम, क्या ये देख सकते हो? ठीक है। हाँ, एक्सपेंसिव होती है। ये देखो, ये नजर आ रही होगी ये रही। सो द ग्रीन वन इज द डायनामिक रैम, जो आपके पीसी में आप लगाते हो। ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर की नजर आ रही है ये है स्टेटिक रैम। स्टेटिक रैम, ठीक है। तो ये आपकी दो टाइप की रैम होती है जो डिफरेंट आपको पिक्चर में आप दिखा रहा हूँ। सर लाइक DDR5 बिल्कुल ऐसे ही है। जो आपके पीसी में इस्तेमाल होती है वो डायनामिक रैम इस्तेमाल होती है जिसको रिफ्रेश होने की जरूरत होती है। तो आपने ये बहुत सारी देखी, यहाँ से भी देख सकते हो इसकी एक लॉजिकल डायग्राम। तो उसके अंदर आप देखोगे डी रैम के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स बने हुए हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पे जो बात आपको समझने की है कि जो रॉम होती है वो रॉम कैसी होती है, रॉम भी देख लो ताकि कंफ्यूज ना रहो रैम एंड रॉम के बीच में। तो आपने देखा होगा ये होती है रॉम। एक्चुअल जो रॉम होती है ना वो आपकी इस तरह से दिखती है। ये जो आपको स्क्वायर में नजर आ रही है ना, ये आपकी रॉम होती है जो भी आपके सामने आएगी। ये आपकी रॉम चिप है। ठीक है। वो रैम से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हाँ, हम रोम को चेंज नहीं कर सकते। रोम के अंदर वो फाइल्स होती हैं जो किसी भी सिस्टम को बूटअप करने के लिए जरूरी होती हैं। रोम के अंदर बायोस होती है और बायोस का काम होता है आपके सिस्टम की फाइल्स को स्टोर करके। हाँ, ऐसा भी कह सकते हो कि जैसे रोम होती है, रोम अमूमन तुम्हें मिलेगी इन स्क्वायर, है ना। रोम जो तुम्हें मिलेगी वो इस तरह से स्क्वायर शेप के अंदर मिलेगी, ये जो शेप है तुम्हारे पास। और फिर जो रैम है वो आप कह सकते हो कि वो थोड़ी सी आपको रेक्टेंगुलर शेप के अंदर मिल जाती है। हमें जो चीज समझनी है, उसके पॉइंट समझने हैं, वो पॉइंट्स क्या हैं उन पॉइंट्स की तरफ जरा नजर रखते हैं। हमें याद रखना है, डिपेंड करता है कि i3 को i7 पे अपग्रेड करो, तुम्हारा बोर्ड अगर उसको सपोर्ट करता हो तो। कि ये जो तुम पूछ रहे हो ना i3 को i7 पे करना है, तो ये तुम्हारे प्योरली बोर्ड पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा बोर्ड उसको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा। बोर्ड अगर अच्छा वाला है तो वो सपोर्ट कर लेता है। सही है। अच्छा, अब तो सिर्फ तुमने ना याद रखने, सर बट प्रोसेसर रिप्लेस नहीं हो सकते। नहीं, प्रोसेसर जो होते हैं प्रोसेसर रिप्लेस हो सकते हैं। ठीक है, चिप होती है ना प्रोसेसर की, चिप i3 है, i5 का प्रोसेसर लग सकता है। बट उसमें डिपेंड करता है कि तुम्हारा बोर्ड उसको सपोर्ट करता है या नहीं करता। अब यहाँ जरा डायनेमिक की बात समझ लो। डायनेमिक में तुम्हें क्या याद रखना है? डायनेमिक एक ऐसी रैम होती है जो रिफ्रेश होनी, क्योंकि इसका नाम डायनामिक है ना, डायनामिक का मतलब जो चेंज हो। तो डायनामिक से एक बात तो याद रखना है कि डायनामिक को हमेशा कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश होने की जरूरत पड़ती है। एक बात।
अच्छा, स्टेटिक रैम अमूमन ना सर्वर वगैरह के अंदर इस्तेमाल होती है, बड़ी मशीन के अंदर। तो इस एस रैम डी रैम के मुकाबले में एक्सपेंसिव होती है। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट ये भी ले लेते हैं कि लेस एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चरर देन एस रैम, यानी एस रैम महंगी है। ठीक है, एस रैम जो है वो एक्सपेंसिव है। ये बात आप याद रख लेना। अगली बात, डी रैम की जो मेमोरी की कैपेसिटी है वो एस रैम के मुकाबले में ज्यादा है, तभी आप डी रैम यूज करते हो। 8 GB, 16 GB, 32 GB। स्टेटिक रैम की स्टोरेज कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। मेन मेमोरी इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम डी रैम, जो आपके पीसी में जो मेमोरी लगती है, बनती है, वो आपके पास डी रैम से ही बनती है। अच्छा, और फिर डायनेमिक रैम जो होती है, जैसे मैंने कहा कि एस रैम जो है ना सर्वर मशीन्स में इस्तेमाल होती है, तो इसका मतलब है कि वो पावर वगैरह बहुत ज्यादा लेती है। ऑन कंपैरिजन डायनामिक रैम जो होती है वो आपके पास लेस पावर कंज्यूम करती है। तो आपको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए ताकि जब भी आए तो आप उसके 3 पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, क्या यहां तक बात समझ में आती है? अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप स्टेटिक रैम पे आओ तो एक छोटी सी बात यहाँ पे बताई गई है कि ये डायनामिक रैम जो बनाई जाती है, जो उसका ऑपरेशन है, जो जिस तरह से बनाई जाती है, तो वो जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर के कंपोनेंट को लगा के। यानी डायनामिक रैम के अंदर जो कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं वो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और कैपेसिटर होते हैं। ऑन दी अदर साइड स्टेटिक रैम के अंदर फ्लिप फ्लॉप सर्किट इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, डीडीआर का मतलब कोई पूछ रहा है तो डीडीआर का मतलब होता है डबल डाटा रेट। डबल डाटा रेट, डीडीआर, डबल डाटा रेट, डबल डाटा रेट। अच्छा, जो बात आप ये पूछ रहे हो कि भाई मैं आपको दिखा देता हूँ डीडीआर। डीडीआर रैम होती है ना, डायनामिक रैम होती है ना, डबल डाटा रेट। तो डायनामिक रैम हम डीडीआर को ही बोलते हैं, जो आपके पीसी में इस्तेमाल होती है। मनाहिल, बात समझ में आ रही है? और दूसरी बात एस रैम की ये थी कि एस रैम जो होता है, एस रैम जो होती है इसको कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश नहीं होना पड़ता। जैसे आपकी डायनामिक रैम है उसको कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश होना है, लेकिन स्टेटिक को कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश नहीं होना होता। एस रैम का जो डाटा एक्सेस होता है स्टेटिक रैम का, वो डी रैम से ज्यादा होता है, बट क्योंकि ये महंगी होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। ठीक है बेटा, इसका क्या मतलब है कि डिस्क को रिफ्रेश होना पड़ता है? इसका ना डायनेमिक रैम का एक ऑपरेशनल मैकेनिज्म है, यानी ये हर चीज जो भी बनाई जाती है उसका एक ऑपरेशनल मैकेनिज्म होता है। तो डायनेमिक रैम रैम का ऑपरेशनल मैकेनिज्म ये कहता है कि अगर आप इसको रिफ्रेश नहीं करोगे, यानी ये जो डी रैम है वो इस तरह से होती है जैसे एक आपका बार होता है, और उस बार के अंदर ऐसे करके ये डी रैम लगी हुई होती है, यानी चिप्स लगी हुई होती है एक रैम के अंदर। तो इसमें होता ये कि इस तरह इसके डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, यानी ये डिवाइडेड होती है इस तरह से सेक्शन में। तो डी रैम के अंदर ऐसा होता है कि इसके अंदर जो भी डाटा आता है वो इस तरह फिल होता चला जाता है। ठीक है, तो अगर एक टाइम पे जब ये तमाम डाटा फिल हो जाएगा और मजीद किसी डाटा की आने की जगह नहीं रहेगी, तो फिर आपकी रैम जो है वो फिल हो जाएगी और वो हैंग होना शुरू हो जाएगी या कोई मसला करेगी। ठीक है, तो इसीलिए इस रैम की खासियत होती है डायनामिक रैम की कि उसको ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होना होता है। पीसी के अंदर तुम्हारे पास डायनामिक इस्तेमाल होती है, तभी तो डीडीआर बोला हमने। डबल डायनामिक जो पीसी होती है, पीसी के अंदर इस्तेमाल होने वाली रैम है वो डायनामिक रैम है। ठीक है, एक बात ये आ गई। जहां तक जो दूसरा सवाल था, इफ एस रैम हैज अ फास्टर एक्सेस टाइम व्हाई इज डी रैम इज यूज्ड इन द लैपटॉप, तो उसकी मोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है वो ये है कि एक तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। उमर उमर का कहना है कि भाई इसका डाटा एक्सेस फास्टर है तो ये क्यों नहीं इस्तेमाल होती? तो भाई एक तो ये महंगी होती है, ठीक है, ये लेस एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चरर है डायनेमिक, तो इसका मतलब है स्टेटिक महंगी हुई। तो एक तो महंगी होने की वजह से, एक मेमोरी कैपेसिटी कम होने ज्यादा होने मेमोरी हायर, यानी एस रैम की तुम्हारी मेमोरी कैपेसिटी जो है वो कम है, डी रैम की मेमोरी कैपेसिटी ज्यादा है। तो एक तो मेमोरी कैपेसिटी इसकी कम है स्टेटिक की, एक ये है कि एक्सपेंसिव है बनाने के लिए, और दूसरी चीज ये पावर ज्यादा लेती है, कौन? स्टेटिक रैम। तो इन तीन की वजह से आपके पीसी के अंदर आप डायनामिक रैम का इस्तेमाल करते हो। अब बात आती है समझ में। मॉनिटर का बेटा रिफ्रेश रेट डिपेंड करता है कि आप 60 रखो 75 रखो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा, अब दो तीन चीजें देख लेते हैं। सर इनका डिफरेंस हार्ड डिस्क और एसएसडी वाला ही है? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी हम आते हैं हार्ड डिस्क और एसएसडी के ऊपर। ये देख लो, यानी ये कैपेसिटर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। डायनामिक रैम में ये एज अ कंपोनेंट के तौर पे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, कौन?
ये कैपेसिटर का कंपोनेंट है, ये डायनामिक रैम में इस्तेमाल होता है। ये आपको ट्रांजिस्टर नजर आ रहा है, ठीक है। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल होता है। तो डायनामिक रैम, जो अभी मैंने कैपेसिटर दिखाया, जो मैं ट्रांजिस्टर दिखा रहा हूँ, वो इनसे मिलके बना होता है। देखो, हमें इनकी वर्किंग के ऊपर जाने की, इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस ये मैं तुम्हें बता देता हूँ कि डायनामिक रैम इन कंपोनेंट से मिलके बनती है। हाँ, ऐसा ही है आयुष्मान। तो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा सर्किट है, आप यहाँ देख सकते हो कि ये सामने आपको लॉजिक गेट्स बने हुए नजर आ रहे हैं। इसके बारे में इतना ही जानो कि जिसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि फ्लिप फ्लॉप सर्किट इज अ फंडामेंटल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट स्टोर्स वन बिट ऑफ अ बाइनरी डाटा, जीरो या वन, एंड कैन स्विच बिटवीन टू स्टेबल स्टेट्स। यानी फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा सर्किट है जो जीरो से वन, वन से जीरो पे जाता है। तो इसका काम ही सिर्फ इतना होता है, एक्टिंग एज अ बेसिक मेमोरी एलिमेंट और बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। सिंपल ये समझ लो कि फ्लिप फ्लॉप का काम होता है जीरो से वन, वन से जीरो में जाना। मतलब एंड नहीं कह सकते हम। अब मैं इसकी इतनी डीप डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ये तुम समझ लो कि फ्लिप फ्लॉप का सर्किट ये करता है कि वो जीरो को वन और वन को जीरो में तब्दील करता है। यानी अगर आप देखो, ये जो डायग्राम बनी हुई नजर आ रही है आपको, ये मैंने डायग्राम अभी राइट साइड से क्लिक करी है। तो इस पे देखो कि एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट पे जा रहा है। अब आ रही है बात समझ में? तो अगर जीरो आ रहा होगा, जीरो आ रहा होगा, तो वो वन कर देगा उसको। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? जो फ्लिप फ्लॉप सर्किट, इसको बाई स्टेबल भी कहते हैं ना। तो बाई स्टेबल का मतलब ये है कि दो दो स्टेट्स के ऊपर काम करता है ये। या तो इस पे जीरो होगा या तो इस पे वन होगा। अब आ रही है तुम लोगों को बात समझ में? बस इतना ही इसके बारे में याद रखो कि फ्लिप फ्लॉप सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसमें एक के ऊपर आने वाला आउटपुट, एग्जामिनर इसमें से किसी भी चीज की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ठीक है। ये इतना सिलेबस में डीप है ही नहीं। बस क्योंकि तुम्हें मैं पॉइंट बता रहा हूँ, तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप जो राइट साइड के ऊपर दो नैंड गेट बने हुए देख रहे हो, तो वो यही बता रहे हैं कि अगर आप एक के ऊपर, इनपुट के ऊपर जीरो भेजोगे, तो आपको आउटपुट पे वन मिलेगा और वो आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाएगा। ऐसा हो रहा है? अगर आप गौर से देखो, तो जो इसका सर्किट है, तो वो आपको यही चीज बता रहा है। तो यहीं तक इसको रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम वाली चीज देख ली। ये इनफ है आप लोगों के लिए, अगर आप इसको तीन तीन चार चार, मतलब इसके पूरे पॉइंट्स पढ़ लेते हो और तीन तीन पॉइंट याद रख लेते हो, तो अगर कुछ भी आएगा तो ये कवर अप कर जाएगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे एक आखिरी पॉइंट डिस्कस, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, कि सीपीयू मेमोरी कैशे मेक यूज ऑफ एस रैम। यानी सीपीयू के अंदर एक मेमोरी होती है जिसको आप कहते हो कैशे मेमोरी। आप लोगों ने नाम सुना है इसका? कैशे मेमोरी का काम ये होता है कि जो नॉर्मल सिनारियो है कंप्यूटर का, वो ये होता है कि देखो, ये जो मैंने बनाया है इसको हम कहते हैं सीपीयू, ठीक है। इस सीपीयू में बहुत सारे अलग अलग स्टोरेज यूनिट्स होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। सीपीयू हमेशा डिपेंडेंट होता है रैम के ऊपर, कि रैम उसको डाटा फराहम करे। यानी जो डाटा होता है वो तो रैम के अंदर होता है, सीपीयू का काम तो प्रोसेस करना है। सीपीयू का काम प्रोसेस करना है, जो डाटा स्टोर होता है वो रैम के अंदर होता है। आपके पास मैं कोई ऐसी, ऐसा टॉपिक, ऐसी बात आपसे पूछूं जो आपकी मेमोरी में मौजूद हो, ऐसे ही होगा ना। आपकी मेमोरी में रैम एंड रोम के बारे में डाटा मौजूद है, तो जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, तो तभी आपका दिमाग उसको आपकी मेमोरी से लेके आएगा और प्रोसेस करेगा। ऐसा है या नहीं है? जैसे ये आपकी रैम है, इफ आई से कि ये तुम्हारी रैम है, रैम डाटा स्टोर करती है। तो रैम के अंदर आपके पास डाटा स्टोर है, कि जो आपने कल टॉपिक, पिछली क्लास में टॉपिक पढ़ा, और लेट सपोज वो टॉपिक था मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का टॉपिक आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रखा हुआ होगा। जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, तो वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का टॉपिक सीपीयू फैच करवाएगा। सीपीयू क्या कराएगा? फैच करवाएगा। ये आप समझ लो, आपके पास जो भी डाटा होता है वो रैम में होता है। तो जब भी उस डाटा को प्रोसेस करना होता है, तो सीपीयू उसको फैच करवाता है रैम से, और फिर उसको वो प्रोसेस करता है।
तो आपने देखा होगा कि जब आप कभी ब्राउजर पे कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो फर्स्ट टाइम में आपको पूरा नाम लिखना पड़ता है। ऐसा है या नहीं है? आप किसी वेबसाइट का फर्स्ट टाइम अगर जाओ विजिट करने तो आपको पूरा नाम लिखना पड़ता है। लेट सपोज मैंने यहाँ पर अगर जी सी ई गाइड जो है सर लिखा, तो जीसीई गाइड पे मैं आ गया। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल जुनेरा। अब जीसी गाइड एक वेबसाइट है, वहां पे मैं आ गया। वहां पे जाके लेट सपोज मैंने कोई भी फाइल खोली, कोई भी रिसोर्स खोली, ठीक है, पास पेपर खोले या कुछ भी खोला, तो पास पेपर आ गई है, पास पेपर पे क्लिक कर लेते हैं। कहीं अटक रही है ये, क्यों अटक रही है? चलो मैं मिसाल के तौर पे यहाँ लिख देता हूँ एक वेबसाइट, CRIC, क्रिक के नाम से, क्रिक इन्फो, ये लिखी हुई मैंने, ठीक है। और ये इस तरह से मैंने इसको लिख लिया। अब मैं इसको लेट सपोज चेंज कर दूं या बंद कर दूं। मैंने इसको बंद कर दिया। अच्छा, अभी मैं दोबारा अगर जाऊं और मैं यहाँ दोबारा जाके, यहाँ जाके अब मैं लिखूं CRIC, क्रिक इन्फो करके, यहाँ पे आई गेस हरिकेन्स जीत गए। अच्छा, एक मिनट रुकना, मैं यहाँ पे तो खैर वो सही नहीं काम कर रहा, मैं यहाँ से अपने पास लैपटॉप से तुम्हें दिखाता हूँ। कैन यू सी माई लैपटॉप स्क्रीन? मेरी लैपटॉप स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? अच्छा, अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैं वही क्रिक इन्फो लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप अगर गौर से देखो तो सेकंड सर्च पे, यानी यहाँ पे नीचे ESPN क्रिक इन्फो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और मैं अगर देखूँ, जैसे मैं GC गाइड के बारे में बता रहा था, GC गाइड ये ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल है। GC गाइड जब मैं लिख रहा हूँ तो मैंने GCE जैसा लिखा, वैसे ही मेरे पास देखो नीचे 9608 9618 इसके पेजेस आ गए। इसका मतलब है कि मैंने किसी टाइम पे इन वेबसाइट को विजिट किया होगा, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर एक मेमोरी काम में आती है जिसको हम कैशे मेमोरी कहते हैं। कैशे मेमोरी का काम ये होता है कि जब भी कोई डाटा, यानी कोई भी वेबसाइट आप फर्स्ट टाइम एक्सेस करते हो, तो पहली दफा आपको उसका पूरा एड्रेस लिखना पड़ता है। जैसे डायनामिक पेपर पे मई जून मार्च, मार्च 17 का पेपर है ये, ठीक है। तो मार्च 17 का पेपर देखो डायरेक्ट आ गया मेरे सामने, खुल गया। मुझे ना वेबसाइट पे जाना पड़ा, ना ओ लेवल में जाना पड़ा, ना और कहीं जाना पड़ा। ये ज़्यादा अच्छी एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगी। तब आप देखो यहाँ पे मुझे डायनामिक पेपर के अंदर ओ लेवल में नहीं आना पड़ा, एयर सेलेक्ट नहीं करना पड़ा, मेरे सामने डायरेक्ट पेपर आ गया। ये कैसे आया? कि किसी टाइम पे मैंने इस पेज को खोला होगा। तो जब उस पेज को खोला होगा तो ये पेज आके मेरे पास मेरी कैशे मेमोरी में स्टोर हो गया। तो उसका फायदा ये हुआ कि अब मुझे अगर दोबारा ये पेज चाहिए था तो मुझे दोबारा 5-6 क्लिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे पास ये पेज डायरेक्टली आ गया। ये बात आती है समझ में? तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ कैशे मेमोरी होती है, हाँ, ये मेमोरी उस वक्त तक रहती है जब तक आप इसको इरेज नहीं करते, कैशे मेमोरी को क्लियर नहीं करते। Ctrl+R+ स्टैरिक लिख के टाइम लिखोगे तो मिल जाएगी। यहाँ देख लो, मैं ब्राउजर आ रहा है मेरा आपके सामने। हम नॉर्मली फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। हम फेसबुक हमारे अमूमन लैपटॉप के ऊपर लॉगिन भी हुआ हुआ होता है, ठीक है। तो जो कुछ हमने देखा हुआ होता है वो हमारे पास कैशे में स्टोर होता है। यहाँ तुम देख सकते हो कि मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, मेरी लैपटॉप की स्क्रीन आ रही है, तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाके मैं इधर क्लिक करता हूँ 3 डॉट्स के ऊपर, और यहाँ जाके मैं डिलीट ब्राउजिंग डाटा पे चला जाता हूँ। तो अब जैसे डिलीट ब्राउजिंग डाटा पे जाऊंगा तो देखो लिखा हुआ आएगा ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज एंड कैशे इमेज एंड फाइल। कैशे इमेज फाइल्स का मतलब ये होगा कि वो डाटा जो मैंने पहले कभी, यानी वेबसाइट जैसे फेसबुक आ रहा है या उसके अलावा व्हाट्सएप है,
तो ये जो हमारा डाटा होता है ये हमारे पास कैशे मेमोरी के अंदर आ जाता है, यानी प्रोसेसर के अंदर आ जाता है, ताकि जब हमें इसकी दोबारा ज़रूरत पड़े ना, तो रैम के पास इसे जाने की ज़रूरत ना हो। तो इसमें ये भी चीज़ें होती हैं कि अगर हमने कहीं आईडी, लॉगिन आईडी पासवर्ड रखे हुए होते हैं अपने, जब हम कहीं किसी जगह पे लॉगिन करते हैं, तो वहाँ के आईडी लॉगिन पासवर्ड्स भी होते हैं हमारे पास। तो अगर हम कैशे मेमोरी को यहाँ से क्लियर कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर हमें दोबारा से वो आईडी पासवर्ड डालने पड़ते हैं। यस, कैशे मेमोरी आपकी फास्टर देन रैम होती है, इसलिए मैं वजह बताता हूँ। तुम यहाँ देखो कि ये जो मैंने सीपीयू बनाया है ना, इस सीपीयू में लेट सपोज ये जो मेमोरी है ये कैशे है, CACHE, कैशे। अब होता क्या है, जब भी सीपीयू को कुछ चाहिए होता है रैम से, तो वो रैम से जब मंगवाता है, तो वो डाटा जो मंगवाता है वो मंगवाने के बाद पहले कैशे में जाता है। ठीक है। और कैशे, इसको कैश भी बोल दो या कैशे बोल दो, दोनों ही इस्तेमाल होती हैं टर्म्स। तो कहीं पे कैश के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, कहीं पे कैशे मेमोरी भी कहते हैं उसको। तो सवाल मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ कि सीपीयू को जब भी कुछ चाहिए प्रोसेस करने के लिए, तो जब वो रैम से उसको फैच करवाएगा, तो फैच करवा के वो सबसे पहले कैशे के अंदर डालता है, फिर उसके बाद वो उसको प्रोसेस करता है। तो उससे ये फायदा होता है कि सीपीयू को अगर दोबारा वो चीज़ चाहिए होती है, तो वो कहाँ से उठा लेता है, कैशे मेमोरी से उठा लेता है, उसको रैम की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम लोग को ये बात समझ में आई, मेरी नहीं आई? ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको बतानी थी। तो जो हम बात कर रहे थे दूसरी, कि भाई ये जो मेमोरी होती है, कैशे मेमोरी की जो हम बात करते हैं, तो ये इस्तेमाल होती है किस लिए? ये इस्तेमाल होती है प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए। अच्छा, एक सवाल और आया था, उस सवाल को भी जरा आप देख एड्रेस कर देता हूं मैं। कि कोई पूछ रहा था कि फ्लिप फ्लॉप वाली बात, तो मैं फ्लिप फ्लॉप के हवाले से बता दूं। यही सब चीजें बताई हैं, कैशे मेमोरी के बारे में ही बताया है मैंने। अच्छा, एक चीज यहाँ देख लो, आप लोगों के सामने स्क्रीन आ रही है। ये है आपके पास एक फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमने यही बात की थी कि फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा सर्किट होता है जो बायस्टेबल होता है। बायस्टेबल का मतलब इसकी दो स्टेट्स होती हैं, या तो जीरो या तो वन की। आपको मैंने इसकी पिक्चर भी दिखाई थी। तो इसमें इस तरह से होता है कि आर रिप्रेजेंट करता है रीसेट को और एस रिप्रेजेंट करता है सेट को। ठीक है। तो ये आपके पास एक फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है। इसमें अगर आप एस के ऊपर जीरो दोगे, तो इसका जो क्यू नॉट है, जो उसका आउटपुट है, उसके ऊपर वन आ जाएगा। और एस, इसका जो भी आउटपुट निकलेगा वो अगले वाले का इनपुट बन जाएगा। तो एनिमेशन से ये बात थोड़ी सी यहाँ देख लो। ये अगर आप वीडियो देखो, तो अभी आपके पास इस स्टेट में कोई भी इनपुट नहीं है। ये जो भी आपके सामने पिक्चर आ रही है, इस पे अभी कोई भी इनपुट नहीं है। लेकिन आप देखो थोड़ी देर में ही आपने आर के ऊपर जब जीरो दिया, समझ लो मेरी बात, आर पे जीरो देने की वजह से क्यू पे, यानी जो उसका आउटपुट है, वन हो गया। और वही आउटपुट दूसरे वाले का इनपुट हो गया। क्या ये बात आप समझ लो? आप लोगों ने लॉजिक गेट की क्लास ली हुई है। लॉजिक गेट में आपको पता है कि नॉर गेट जो होता है वो और का उल्टा होता है। ये बात पता है आपको? तो और का उल्टा मतलब क्या होगा? यहाँ पे जहाँ पे जीरो जीरो पे जीरो आना हो, वहां वन आ जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो अब आप मिसाल के तौर पे देखो कि आपने एस और आर दोनों पे अगर जीरो जीरो दिया है, एस और आर दोनों पे जीरो जीरो दिया है, तो जीरो जीरो पे और पे तो जीरो होता है, लेकिन आउटपुट पे वन हो जाता है। तो क्या यहाँ क्यू पे वन नजर आ रहा है आपको? अभी वन आ रहा था, ये चेंज हुआ है थोड़ी देर पहले ही। तो इसको जरा गौर से देख लो यहाँ पे, कि आपने सबसे पहले इन दोनों पे जीरो जीरो दिया। तो जीरो जीरो देने की वजह से, यहाँ पे देखो जीरो दिया, तो जीरो जीरो देने की वजह से आउटपुट पे वन आ जाता है। ये बात समझ रहे हो? अब जब ये आउटपुट पे क्यू पे वन आ गया, तो ये क्यू पे आने वाला वन एस के साथ, देखो ये क्यू पे जो वन है, अगर मेरा एरो फॉलो करो, तो क्यू पे आने वाला वन जो है वो एस के साथ इनपुट बन गया, यानी एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन गया। तो ये सेट और रीसेट सर्किट के तौर पे काम कर रहा है, जीरो देने पे वन दे रहा है, वन पे जीरो दे रहा है। तो ये वन यहाँ आ जाएगा। अब ये जीरो और वन जो होता है, और के ऊपर वन होता है, लेकिन उल्टा होके जीरो होता है, मिल गया जीरो उल्टा होके। ठीक है। तो अब ये इसी तरह चलता जाएगा। अब ये जो क्यू के ऊपर जीरो आ रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, क्यू नॉट के ऊपर आने वाला जीरो। अब ये क्यू नॉट के ऊपर आने वाला जीरो जब यहां जाएगा, तो ये वन जीरो जीरो होता है, यहाँ पे उल्टा होके वन हो जाएगा। तो आगे जाके ये वैल्यू भी आपकी चेंज हो जाएगी। आपको ये बात समझ में आ रही है? अब जैसे क्यू नॉट के ऊपर देखो ये वन गया, तो जीरो वन होने पे वन होता है, लेकिन उल्टा होके जीरो होता है, तो क्यू के ऊपर आपके पास जीरो हो गया। तो बस इतना ही आपको समझना है कि ये जहां जहां एस और आर की वैल्यू चेंज होती रहेंगी, वहां वहां आउटपुट के ऊपर जीरो और वन आता जाएगा। यही आपके फ्लिप फ्लॉप का काम होता है। ये बात समझ में आती है? तो इतना काफी है आपके समझने के लिए कि फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा सर्किट होता है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ बाई स्टेबल यानी जीरो और वन की स्टेट होती है। एक तरफ पे दिया जाने वाला जीरो अगली तरफ पे आउटपुट पे जाके वन हो जाता है, फिर वही आउटपुट आपका दूसरे वाले गेट के लिए इनपुट बन जाता है। तो इस तरह से ये ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ होता जाता है, क्योंकि आपकी कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो समझती है जीरो वन को,
तो 0 1 होने की वजह से, यानी जो आपका डाटा है 1 है तो कुछ स्टोर कर रहा है, 0 है तो कुछ स्टोर नहीं कर रहा होता, और इस तरह आपके पास डाटा स्टोर होता जाता है। क्या ये बात यहां समझ में आती है? फ्लिप फ्लॉप में नॉट नहीं होता, फ्लिप फ्लॉप में नॉर और नैंड होता है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप में जो गेट इस्तेमाल होता है, या तो ये वाला होगा, या तो ये वाला होगा नैंड, या फिर ये वाला होगा नॉर। फ्लिप फ्लॉप में ये गेट्स इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये वाली बात मैंने बता दी, जो आप पूछ रहे थे कि सीपीयू मेमोरी कैशे मेक यूज ऑफ एस रैम। तो जो कैशे मेमोरी होती है वो एस रैम से मिलके बनी होती है, यानी एस रैम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। अब तुम लोगों को सारी बातें समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है रैम, एस रैम और डी रैम का। अब हम जाते हैं स्टोरेज के यूनिट पे।